नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आज हम बात करेंगे उस जंग की जिसने न सिर्फ दो मुल्कों को जला दिया बल्कि पूरी दुनिया के व्यापार को भी झकझोर दिया। ईरान और इजराइल की जंग, जहां एक और मिसाइलें चल रही हैं तो दूसरी ओर तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। जहां सीमा पर धमाके हो रहे हैं वहीं शेयर बाजार डगमगा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल कि इस जंग का असर भारत पर क्या होगा। क्या महंगाई बढ़ेगी? क्या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की रफ्तार थमेगी? क्या पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर से उछाल आएगा? आज हम जानेंगे कि ईरान इजराइल युद्ध का ग्लोबल ट्रेड पर क्या असर पड़ रहा है, भारत और एशियाई बाजार इससे कैसे प्रभावित हो रहे हैं और कौन कौन से सेक्टर हैं जो इस संकट से सबसे ज्यादा हिल गए। ईरान इजराइल युद्ध का भारत पर असर किस तरह का पड़ेगा, वो 5 बड़ी चुनौतियां आपको दिखाते चले। देखिए, सबसे पहले चुनौती जो पहली रहेगी, सफर जो काफी तरीके से महंगा हो जाएगा। यहाँ आप देखिए, बैकग्राउंड में भी ग्राफिक्स को चला दीजिए क्योंकि अहम तरीके से दर्शकों को समझाना जरूरी है कि आखिर कैसे किस तरह से चुनौतियां जो हैं वो रहने वाली हैं। तो चुनौती पहली ये थी कि सफर आपका महंगा हो जाएगा। फिर यहाँ दूसरी चुनौती ये आ जाती है कि कैसे आप देखिए, आप हवाई सफर जो है वो यहां पर महंगा हो जाएगा क्योंकि अगर ईरान और इजराइल का युद्ध इसी तरह से चलता रहा तो फिर भारत के अंदर ये तमाम चीजें महंगी हो जाएंगी और अगर महंगी हो जाती हैं तो परेशानी हो सकती है। चुनौती एक तो ये थी, हवाई सफर आगे बढ़ा दीजिए क्योंकि तीसरी आप देखिए किस तरह से बड़ी चुनौती जो है वो रहने वाली है। और साथ ही साथ आयात बिल में भी इजाफा हो जाएगा। और साथ आपको ये बताते चले कि जब यहाँ बिल में इजाफा होगा तो काफी परेशानियां हो सकती हैं भारतीयों को भी। आगे बढ़ जाते हैं। अब आप देखिए, चुनौतियों को लेकर जिस तरह से बात हो रही है इस पर काफी तरीके से संकट जो है वो गरमा सकता है। तो चुनौती में अगर हम तीसरी जगह पर बात करें तो पेट्रोल के दामों पर असर देखने को मिला कि यहाँ असर सीधा सीधा पेट्रोल के दाम पर हो जाएगा ईरान और इजराइल की जंग के बाद। आगे बढ़ जाइए। और फिर ईरान इजराइल युद्ध का जो भारत पर असर है वो सामने है क्योंकि रुपया काफी तरीके से कमजोर यहाँ हो जाएगा, रुकावट आ जाएगी, सफर महंगा हो जाएगा, रुपया गिर जाएगा और रुपया काफी तरीके से महंगा हो जाएगा। कामगारों के लिए भी यहाँ संकट हो जाएगा कि जो लोग बाहर विदेश में काम करने जाते हैं उन्हें भी परेशानी हो सकती है। तो चलिए अब आपको बताते चलें कि जिस तरह से चुनौतियां लगातार बढ़ रही थी, अब यहां ईरान इजराइल युद्ध की वजह से सबसे बड़ा असर तो ये रहेगा कि तुरंत हवाई सफर महंगा हो जाएगा। जहां समझना ये जरूरी है कि इस समय पाकिस्तान का जो एयर स्पेस है भारत के लिए बंद चल रहा है। इसके ऊपर अब इराक और ईरान का जो एयर स्पेस है वो भी बंद हो चुका है। तो ऐसे में भारत का जो भी विमान यूरोप, अमेरिका या फिर कनाडा के लिए जाएगा उसे लंबी दूरी तय करनी होगी। अब जब दूरी बढ़ेगी तो उससे यात्रियों का ट्रेवल टाइम भी बढ़ेगा और इसके साथ साथ विमान का किराया भी ज्यादा हो जाएगा। और इस तरह से आप देखिए कैसे यहाँ पर सफर महंगा हो जाएगा। फिर बात आती है कि किस तरह से यहाँ बिल में इजाफा हो सकता है। तो ईरान इजराइल का युद्ध जब से शुरू हुआ है क्रूड के दामों में भी आग लग गई है। सिर्फ 2 दिन के आंकड़े ये बता रहे हैं कि क्रूड के दाम 15% बढ़ चुके हैं। और जानकार ये मानते हैं कि अगर ईरान इजराइल की जंग ऐसे ही जारी रही तो क्रूड के दाम 8 से 9% और ज्यादा बढ़ सकते हैं। इस स्थिति में यहाँ भारत की आयात बिल बढ़ जाएंगे और इतना जरूर कहा जा रहा है कि शॉर्ट टर्म में भारत पर इतना असर पड़ेगा जो कहना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल जानकार ये भी मानते हैं कि कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन खैर, ये तस्वीरें जब बदलेंगी तो सामने आ जाएगा। उसके बाद पेट्रोल के दामों पर भी असर रहेगा। फिर असल में यहाँ हॉर्मुज की एक जल संधि है जो उत्तर में ईरान और दक्षिण में अरब से लगती हुई है। अब यहाँ से दुनिया का 20% तेल का व्यापार पिछले लंबे समय से होता रहा है। लेकिन अगर इस युद्ध की वजह से इस रास्ते में किसी भी तरह की बाधा आती है तो उस स्थिति में इराक, सऊदी अरब और यूएई ने आने वाले तेल सप्लाई है वो बाधित हो जाएगी। उस स्थिति में भारत के लिए आयात करना मुश्किल होगा और जितना आयात मुश्किल होगा पेट्रोल डीजल के दाम भी उतने ही बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर चुनौती आ जाती है कि रुपया भी कमजोर हो जाएगा, लगातार गिरावट आ जाएगी। तो जानकार ये मानते हैं कि अगर ईरान इजराइल का युद्ध जल्दी से नहीं थमा तो उस स्थिति में डॉलर की डिमांड ज्यादा बढ़ेगी। लोग उसे यहाँ सेफ हेवन एसेट के रूप में देख रहे हैं। तो ऐसा होने पर सीधे सीधे भारत के रुपए पर दबाव बढ़ जाएगा और अगर रुपए पर दबाव बढ़ा तो देश का जो ट्रेड डेफिसिट है और करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी प्रभावित हो जाएगा। और अब अगर रुपए की वैल्यू कम होती है तो उस वजह से आयोजित जितनी भी चीजें हैं ज्यादातर महंगी हो जाती हैं।
अब भारत का जो चालू खाता घाटा है 2025-26 इस दौरान सेफ जोन में ये रहेगा। और रिपोर्ट यहां पर क्या कुछ रहेगी ये आपको दिखाते चलें कि सेफ जोन में जरूर रहेगा, लेकिन किस तरह का रहेगा वो समझिए। देखिए, मजबूत सेवा निर्यात और विदेशों के अंदर काम कर रहे भारतीयों के आने वाले जो रेमिटेंस है उसके साथ वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान भारत की चालू खाता घाटी यानी कि CAD को सुरक्षित क्षेत्र में रखने में मदद मिलेगी। भले ही देश का जो यहाँ मर्चेंडाइज व्यापार घाटा है कुछ दबाव में जरूर आ गया होगा। और बुधवार को जो आप देखिए जारी क्रिसिल की एक लेटेस्ट रिपोर्ट थी उसके जरिए ये पूरी जानकारी साझा हुई। 2025-26 में चालू खाता घाटा GDP के 1.3% पर रहने के साथ मामूली रूप से ही ज्यादा रहेगा। फिर रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया कि 2025-26 में चालू खाता घाटा GDP के यहाँ 1.3% पर रहने के साथ साथ मामूली रूप से भी ज्यादा रहेगा, जबकि 24 और 25 में ये GDP का 1% रहने का अनुमान है। अब यहाँ रिपोर्ट ये कह रही है कि वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में भारत का CAD 11.5 बिलियन डॉलर यानी कि सकल घरेलू उत्पाद GDP का 1.1% रहा है, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में ये 10.4 बिलियन डॉलर यानी कि GDP का 1.1% था। अब यहाँ व्यापार घाटे में वृद्धि जो है वो मुख्य रूप से तेल व्यापार संतुलन के बिगड़ने के कारण हुई, लेकिन इस पर अब कितना असर रहेगा, क्या कुछ रहेगा वो समझिए। देखिए, क्रमिक रूप से घाटा वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में 16.7 बिलियन डॉलर यानी कि GDP के 1.4% से कम हो गया है। ये इसको अगर दुरुस्त कर सामने रखा जाए तो GDP की 1.8% से कम हो गया। अब तिमाही यहाँ जो तीसरी है उसके दौरान व्यापार घाटा खराब रहा, लेकिन विदेशों में काम कर रहे भारतीयों से सेवाओं से ही अधिशेष जो है और रेमिटेंस में सुधार से बैलेंस बन रहा है। रिपोर्ट में यह बताया गया कि व्यापार घाटे में वृद्धि मुख्य रूप से तेल व्यापार संतुलन के बिगड़ने के कारण हुई, क्योंकि निर्यात में गिरावट आई है और साथ ही साथ आयात में वृद्धि हुई है। लेकिन तीसरी तिमाही में रुपए में 1.6% की गिरावट आई और ये पिछले वित्त वर्ष की इस तिमाही में यहाँ 83.2 से 84.5 प्रति डॉलर पर आ गई है। अब तीसरी तिमाही के दौरान विदेशी पूंजी में भी नेट आउटफ्लो जो है वो पूरी तरह से देखा गया, जबकि पिछले साल की समान यहाँ जो अवधि है उसमें नेट इनफ्लो हुआ। और रिपोर्ट में ये कहा गया कि तीसरी तिमाही में रुपए में 1.6% की गिरावट आई और ये पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में 83.2 से बढ़कर ही आप देखिए किस तरह से 84.5 प्रति डॉलर पर आ गया। अब वित्तीय खातों में सभी जो सब कंपोनेंट्स हैं उसमें आउटफ्लो देखा गया, जिसमें शुद्ध विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक FPI सेगमेंट से ही अधिकतम 11.4 बिलियन डॉलर की राशि शामिल है। अब यहां पर दूसरे निवेशों में वित्त वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही के बाद पहली बार आउटफ्लो देखा गया। दूसरे निवेशों में जिस तरह से आउटफ्लो देखा गया, चालू खाता घाटे की होने के बावजूद वित्तीय खाते से शुद्ध निकासी का मतलब भारत की विदेशी मुद्रा भंडार पर असर था, जो तीसरी तिमाही के ही दौरान 37.7 बिलियन डॉलर कम हो गया। हालांकि ये तिमाही के दौरान रुपए में तेज उतार चढ़ाव को रोकने के लिए अमेरिकी डॉलर की बिक्री के माध्यम से ही यहाँ विदेशी मुद्रा बाजार में भारतीय रिजर्व बैंक के हस्तक्षेप को भी दर्शाता है। तो उस समय से स्थिति कुछ हद तक स्थिर हो गई थी और रिपोर्ट ये बताती है कि इसके परिणाम स्वरूप भारत का विदेशी मुद्रा भंडार तीसरी तिमाही के अंत में 644.4 बिलियन डॉलर से बढ़कर 21 मार्च तक 658.8 बिलियन डॉलर हो गया। अब इनपुट जो आप देखिए किस तरह से INS की तरफ से दिया गया है, क्योंकि ये बताना जरूरी था कि आखिर ये डिटेल किस तरह से है। रिपोर्ट जब आप समझते हैं तो ये समझ लीजिए। अब चुनौती आ जाती है कि कामगारों के लिए संकट हो सकता है। असल में भारत से करीब 1 करोड़ लोग खाड़ी देशों से काम करने के लिए बाहर जाते हैं। अब अगर बात हम पिछले साल की करें तो इन्हीं कामगारों ने भारत में 45 अरब डॉलर रुपए भेजे थे, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए काफी फायदेमंद रहा। लेकिन अगर युद्ध और भीषण होता है तो उस स्थिति में इन पर 1 करोड़ कामगारों के काम पर भी संकट आ जाएगा और उसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। यानी कि अगर आप बाहर कमाई के लिए जा रहे हैं तो नामुमकिन है कि आप बाहर ही खर्चा करेंगे, भारत के अंदर पैसा आएगा, भारत के अंदर सर्कुलेट होगा और आपकी GDP भी बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था के लिए भी काम होगा। लेकिन उसके साथ साथ अब इजराइल और ईरान जंग से लेकर विदेशी निवेशकों के रुख तक
यहाँ इन फैक्टर्स को ध्यान में रखना जरूरी है जो मार्केट पर सीधा असर डालेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम शेयर बाजार की बात करते हैं कि शेयर बाजार में किस तरह से यहाँ पर असर जो है वो देखने को मिल सकता है। देखिए, सबसे पहले शेयर बाजार में ईरान इजराइल की जो बीच में छिड़ी हुई जंग है, इजराइल है ईरान है, इसके बीच में असर पिछले हफ्ते शेयर बाजार पर जो देखने को मिला था, उस हफ्ते आप देखिए किस तरह से भारतीय बाजार पर, इसके अलावा किन फैक्टर्स पर भी हुआ। बीएसई और एनएसई की तरफ से जो बड़े आंकड़े समझे गए, उन्हें समझना जरूरी था। लेकिन पूरी दुनिया में अब शेयर मार्केट की बात कर लेते हैं। इन दिनों टेंशन का माहौल चल रहा है। ईरान और इजराइल के बीच में जंग छिड़ गई है। दोनों देश एक दूसरे पर लगातार बमबारी कर रहे हैं, जिसका असर यहाँ शुक्रवार को भारतीय बाजार के साथ साथ ग्लोबल मार्केट पर भी देखने को मिला। घरेलू बाजार का प्रमुख जो सूचकांक है सेंसेक्स दबाव के साथ बंद हुआ, तो वहीं अमेरिकी वॉल स्ट्रीट पर सुस्ती छाई रही। चलिए आपको दिखा देते हैं कि सोमवार 16 जून से जो सप्ताह शुरू हुआ, भारतीय बाजार पर कौन से फैक्टर्स का प्रभाव ज्यादातर देखने को मिल सकता है, जिसने मार्केट में हलचल पैदा कर दी है और पैदा हो भी सकती है। क्योंकि पिछले हफ्ते बात हो रही थी कि सोमवार के दिन से ही लगातार गिरावट आने शुरू हो जाएगी। अब ये समझ लेते हैं कि आज सोमवार का दिन है, तो क्या वाकई में गिरावट आई है या नहीं। तो समझिए, इजराइल ईरान के बीच में तनाव बढ़ता जा रहा है। लगातार जिस तरह से मिसाइलें दागी जा रही हैं, लेकिन बीते शुक्रवार को टेंशन के बीच में सेंसेक्स 573.38 अंक टूटकर 81,118.60 पर बंद हुआ था। वहीं 13 जून को समाप्त हुए पूरे सप्ताह की बात करें तो निफ्टी 50 में 1.14% की गिरावट पर आप देखिए किस तरह से रुका, जबकि सेंसेक्स में 1.30% की गिरावट आई थी। अब बीएसई जो मिड कैप इंडेक्स है उसमें 0.90% की गिरावट, जबकि BASE की तरफ से अगर बात करें तो BSE जो स्मॉल कैप है उसमें 0.13% की गिरावट देखने को मिली थी। तो चलिए अब समझ लेते हैं कि इस अगले एक हफ्ते में कौन से फैक्टर्स मार्केट को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि जंग तो चल रही है, किस तरह की टेंशन हो सकती है। क्योंकि इजराइल के अंदर, ईरान के अंदर जो काम चल रहा है उसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर टेंशन बनी हुई है। तो मध्य पूर्व में इन दिनों टेंशन बढ़ती जा रही है और डर के माहौल में ही आप देखिए ईरान इजराइल के बीच में झगड़ा और बड़ा हो सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक यहाँ अमेरिका इस टेंशन में अब और सीधे शामिल हो रहा है। अमेरिकी सेना इजराइल पर ईरान की मिसाइलों को रोक रही है, क्योंकि इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों और सैन्य नेताओं पर हमले किए। अब इस टेंशन का असर भारतीय बाजार पर भी पड़ सकता है, क्योंकि आपने पहले देखा शेयर बाजार में किस तरह से। अब अमेरिका के अंदर अमेरिकी फेडरल ओपन मार्केट कमेटी यानी कि FOMC की जो मीटिंग हुई है उसमें खास क्या रहा, देखिए 17 से 18 जून तक होने वाली अमेरिकी फेडरल ओपन मार्केट कमेटी FOMC की मीटिंग पर ही निवेशकों की नजर है। अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी को लेकर अनिश्चितता के बीच में फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों को भी वही रखने की उम्मीद है। हाल के ही आंकड़ों से पता चलता है कि महंगाई ज्यादा नहीं बढ़ी और मई में अमेरिका का मुख्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI महीने दर महीने यहाँ 0.1 और साल दर साल यहाँ 2.4 बड़ा कोर जो की है वो है CPI यहाँ महीने दर महीने 0.1 और साल दर साल 2.8 पर बढ़ गया। चलिए आगे भी बात करेंगे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। आप दिखा देते हैं कि किस तरह से शेयर मार्केट में भी गिरावट होगी, भारत में भी असर होगा और उसके साथ साथ क्रूड ऑयल की कीमतें किस तरह से रहेंगी। पिछले शुक्रवार को 7% इसमें उछाल आ गया था, लेकिन अब समझना ये बहुत अहम रहेगा कि किस तरह से क्रूड ऑयल को लेकर कीमतों में अगर उछाल आता है तो फिर भारत के अंदर परिस्थितियां किस तरह से रहेंगी। देखिए, पिछले शुक्रवार को ब्रांड क्रूड ऑयल की जो कीमत है उसमें 7% की तेज उछाल आई और निवेशक अगले हफ्ते तेल की कीमतों पर नजर रखे हुए हैं। ब्रांड क्रूड ऑयल की अगर बात करें तो $4.87 यानी कि 7.02 बढ़कर $74.23 प्रति बैरल पर बंद हुआ। पहले ये 13% बढ़कर $78.50 तक पहुंचा था, जो 26 यहाँ जनवरी की बात हो रही थी, लेकिन फिलहाल 27 जनवरी के बाद का सबसे ऊंचा स्तर था। पूरे हफ्ते में ब्रेड तेल यहाँ 12.5 महंगा हुआ, जो भारत में कच्चा तेल बहुत आयात करता है और इस पर सीधा असर पड़ सकता है। तो तेल की कीमतें बढ़ने से व्यापार घाटा बढ़ेगा, रुपया कमजोर होगा, महंगाई का खतरा बढ़ेगा और कंपनियों की कमाई पर भी असर पड़ेगा। उसके साथ साथ विदेशी निवेशकों का भी आप देखिए, अगले हफ्ते की जो तेल की कीमतें थी उस पर नजर रखना जरूरी था, लेकिन
जिस तरह से आगे बढ़ जाइए, क्योंकि साथ साथ में ये दिखाना जरूरी है कि विदेशी निवेशकों का रुख भी किस तरह से है। अब विदेशी निवेशकों का जो रुख है वो किस तरह का रहेगा, देखिए जून में विदेशी जो पोर्टफोलियो निवेशक एफपीआई भारतीय शेयर बाजार में शुद्ध बिकवाली कर रहा है और भू राजनीतिक टेंशन, भारतीय बाजार की ऊंची वैल्यूएशन और रुपए की कमजोरी के चलते यहां उन्होंने अब तक 4,812 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं। तो एफपीआई की लगातार बिकवाली से ही भारतीय शेयर बाजार पर दबाव बढ़ेगा और साथ ही साथ ये शायद नीचे बना रहे, ये अंदाजा लगाया जा रहा है। क्योंकि निवेशकों की अगर बात करें, देखिए पाकिस्तान की तरफ अगर देखा जाए तो भारत ने एयर स्पेस बंद किया, ईरान की बात करें तो फ्लाइट का खर्चा वहां पर बढ़ सकता है और उसके बाद भारत के अंदर टिकट्स महंगे हो सकते हैं। ये विदेशी निवेशक हैं कि विदेशी निवेशकों का जो रुख रहेगा वो किस तरह से रहेगा, क्योंकि क्रूड ऑयल को लेकर इतना बड़ा टेंशन जो बना हुआ है, फ्लाइट्स की भी लागत जो है वो बढ़ जाती है। लेकिन अब ईरान इजराइल के साथ भारत का कितना बड़ा कारोबार है ये समझना जरूरी था। भारत के लिए टेंशन आखिर क्यों है ये समझना भी जरूरी था। अब दुनिया भर में कच्चे तेल का 3% उत्पादन ये करता है, लेकिन ईरान और मिडिल ईस्ट के रास्ते कई चीजें भारत आती है। तो रिपोर्ट में ये कहा गया कि इजराइल और ईरान के बीच में बढ़ते हुए टेंशन के कारण भारत के निर्यात में 40 से 50% महंगा हो सकता है। वहीं यहाँ एक्सपोर्ट्स की बात करें तो वो कहते हैं कि इससे पहले भारत की एक्सपोर्ट पर 15 से 20% की लागत बढ़ सकती है। तो अब ये भार सीधा सीधा भारत पर पड़ेगा। क्रूड ऑयल को लेकर भी टेंशन, जिस तरह से कच्चे तेल की बात की जाए तो 85% हिस्सा भारत आयात करता है। इसलिए भले ही ईरान से सीधे आयात कम हो, लेकिन संघर्ष के कारण वैश्विक कीमतों में भी उछाल से कच्चे तेल से आयात की लागत बढ़ जाएगी। अब वैश्विक तेल का लगभग 20% का हिस्सा यहाँ हॉर्मुज़ और जल डमरू मध्य को लेकर गुजरता है, जो उत्तर में ईरान और दक्षिण में अरब प्रायद्वीप के बीच में स्थित है। तो ऐसे में यहाँ जल डमरू मध्य में किसी भी तरह की रुकावट से शिपमेंट और ज्यादा प्रभावित होगी। अब यहाँ जिस तरह से फ्लाइट बढ़ जाएगी, जैसे देखा जा रहा था कि भारत के लिए क्यों यहाँ पर टेंशन बनी हुई है, क्योंकि उत्पादन 3% है, निर्यात 40 से 50% है, एक्सपोर्ट 15 से 20% है। तो जाहिर तौर पर आप देखिए आयात भी है, निर्यात भी है। लेकिन अगर जंग जिस तरह से छिड़ गई है तो काफी तरीके से परेशानियां भारत के अंदर भी हो सकती है। अब फ्लाइट्स की भी लागत आप देखिए बढ़ जाएगी। पाकिस्तान का एयर स्पेस भारत के लिए बंद है और ईरान के एयर स्पेस को बंद होने के लिए आप देखिए फ्लाइट्स का खर्चा भी ज्यादा बढ़ सकता है, जिसका असर भारतीय एयरलाइंस कंपनियों पर पड़ेगा और यात्रियों के लिए टिकट महंगे हो सकते हैं। ईरान इजराइल से भी भारत का कितना बड़ा व्यापार है वो अब समझना जरूरी था। देखिए व्यापार का कितना बड़ा हिस्सा यहाँ पर भारत के पास है वो देख लीजिए, क्योंकि 3% उत्पादन, 40 से 50% आप देखिए किस तरह से निर्यात और आयात की बात हो रही थी। लेकिन ईरान से भी जिस तरह से खरीदने की बात हो रही थी, भारत ने वित्त वर्ष 2025 में इजराइल को 2.1 अरब डॉलर की चीजें निर्यात की, जबकि 1.6 अरब डॉलर की चीजें मंगवाई भी हैं। वहीं ईरान को भारत ने 1.2 अरब डॉलर का निर्यात भी किया। अब 441.9 बिलियन डॉलर की चीजें आयात भी की। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि दोनों देशों को मिलकर भारत करीब 5 अरब डॉलर का व्यापार करता है। अब यहाँ क्या मांगता है भारत इजराइल से, कि इजराइल से भारत के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, वो वाले ग्राफिक चला दीजिए प्लीज, कि भारत क्या मांगता है ईरान से। ईरान से यहाँ पर अभी तक निर्यात क्या करता है देख लीजिए। कच्चा तेल है, सूखे मेवे हैं, केमिकल है, कांच के बर्तन है, उसके साथ ही बासमती चावल है, चाय है, कॉफी है, चीनी है। तो ये तमाम चीजें हैं जो ईरान से भारत आती हैं, और अगर भारत आती है और भारत से भी वहां जाती है तो आयात निर्यात होता है, और अगर जंग जैसे झड़ गई है तो इसका असर सीधा सीधा व्यापार पर भी पड़ सकता है। तो भारत इजराइल की जो तराशे हुए हीरे, ज्वेलरी, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग सामान सप्लाई करता है, वहीं इजराइल भारत को बड़ी मात्रा में सैन्य हथियार निर्यात करता है। इजराइल भारत का 32वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और एक प्रमुख डिफेंस सप्लायर भी है। तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो रिपोर्ट है वो ये आंकड़े देती है, जिसमें बीते 10 साल में भारत में इजराइल के राडार, सर्विलांस, लड़ाकू ड्रोन, मिसाइल समेत करीब 3 अरब डॉलर की सैन्य हार्डवेयर का आयात किया गया। अब यहाँ इतना ही नहीं, भारत इजराइल से ही मोती, कीमती पत्थर, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, उर्वरक, रासायनिक उत्पादन इसका आयात करता आया है। अब यहाँ पर भारत क्या क्या आयात करता था वो आपने देख लिया, लेकिन इसके अलावा ईरान से भी भारत व्यापार करता है। कच्चे तेल के अलावा सूखे मेवे हैं, केमिकल है, कांच के बर्तन है, भारत से आते हैं।
तो ये ईरान से भारत आते हैं। वहीं भारत की ओर से ईरान पहुंचने वाले प्रमुख सामानों की बात करें तो बासमती चावल का ईरान बड़ा आयात है और बासमती चावल के अलावा भारत आयात के साथ साथ यहाँ ईरान को चाय, कॉफी, चीनी का भी निर्यात करता है। तो ये तमाम चीजें आप देखी रहती हैं। लेकिन जिस तरह से जंग जैसे हालात बन गए हैं तो अब समझना ये बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि जिस तरह से जंग जैसे हालात, व्यापार पर भी असर, शेयर मार्केट पर भी असर, तेल को लेकर भी आप देखिए असर, तो जाहिर तौर पर यह समझना बहुत अहम है कि ये काफी टेंशन बढ़ा सकता है अगर जल्द नहीं रुका। तो ये सिर्फ युद्ध नहीं है, आर्थिक मोर्चे पर भी एक बड़ा धमाका है, क्योंकि जंग की गूंज सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं है, ये आपकी जेब तक भी पहुंच रही है। तो इसलिए जिस तरह से बार बार ये कहा जा रहा था कि मध्यस्थता कर कर इसको रुकवाना चाहिए, उस पर काम जिस तरह से शुरू भी किया गया, प्रधानमंत्री ने भी बातचीत की, लेकिन जितनी जल्दी हो सकता है ये रुक जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और अगर ये नहीं रुका तो तीसरा विश्व युद्ध अगर छिड़ जाता है तो सीधा सीधा असर पूरी दुनिया में तो होगा ही, लेकिन भारत में भी पड़ेगा। फिलहाल व्हाइट पेपर में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।